बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, हर दिन आप सुनते होंगे एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा करके मार दिया गया। ये मरने वाला हिंदू कौन है? ये सब दलित हिंदू है। याद रखना, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। देखिए, बांग्लादेश में कल जो जनरल इलेक्शंस हैं और उसके पहले जिस तरीके का माहौल तैयार किया गया वहां कुछ जिहादी पार्टियों के द्वारा, वोटर्स irrespective of gender, age or background are encouraged to participate freely. Elections are Any election is a very important moment in the history of a nation. बांग्लादेश का राष्ट्रपति उल्टा बयान देता है। कल बांग्लादेश में चुनाव है। चुनाव में क्या होने वाला है आज हम आपको यही बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। बांग्लादेश में चुनावी हलचल तेज, 300 संसद की 299 सीटों पर मतदान होना है और इस बार मुकाबला सीधा बीएनपी और जमाते इस्लामी गठबंधन बनाम सत्तारूढ़ धड़े के बीच दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, बांग्लादेश का हिंदू मतदाता किसे चुनेगा? क्या अल्पसंख्यकों के साथ इंसाफ होगा या चुनाव के बाद फिर कोई धोनी खेल होना बाकी है? याद करिए ना, बांग्लादेश के मुद्दे पर सब मौन है। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, हर दिन आप सुनते होंगे एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा करके मार दिया गया, राह चलते हुए एक हिंदू को जला दिया गया। प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से। ये सब मौन है। ये मरने वाला हिंदू कौन है? ये सब दलित हिंदू है। ये दलित हिंदू है, कोई नहीं बोल रहा है। केवल कुछ हिंदू संगठनों को छोड़ दिया जाए और धर्माचार्यों को छोड़ दिया जाए, लगता है सबका मुंह बंद हो गया है। चुनाव से पहले बढ़ती चिंता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मतदान से ठीक पहले अल्पसंख्यक समुदाय में असुरक्षा की भावना गहरी हुई है। मयनमन सिंह जिले में 62 वर्षीय हिंदू कारोबारी सुरेश चंद्र सरकार की हत्या ने हालात को और संवेदनशील बना दिया है। याद रखना, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। जाति, क्षेत्र और भाषा उसके सामने कोई मायने नहीं रखेगी और इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखना कि जो बांटने वाले लोग हैं ना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, इन लोगों से सावधान रहना। याद करिए ना, बांग्लादेश के मुद्दे पर सब मौन है। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, हर दिन आप सुनते होंगे एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा करके मार दिया गया, राह चलते हुए एक हिंदू को जला दिया गया। प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से। ये सब मौन है। ये मरने वाला हिंदू कौन है? ये सब दलित हिंदू है। ये दलित हिंदू है, कोई नहीं बोल रहा है। केवल कुछ हिंदू संगठनों को छोड़ दिया जाए और धर्माचार्यों को छोड़ दिया जाए, लगता है सबका मुंह बंद हो गया है, क्योंकि मरने वाला हिंदू है। कोई नहीं बोलेगा, उसके लिए कोई मानवाधिकार नहीं है, उसके लिए कोई दुनिया का संगठन वकालत करने वाला नहीं है। और मैं यही आपसे कहूंगा, इन नेताओं के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं, बढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये जो जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं ना, आपको तमाम प्रकार के वादों में बांटना चाहते हैं, इस बहकावे में भूल से भी मत आना, क्योंकि देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है। आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। उसको कभी मत होने देना। देश अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ेगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक लंबी यात्रा तय कर ली है और भारत एक लंबी यात्रा के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है।
एक बड़ी यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बनेगा। कोई दुनिया की ताकत अब भारत को रोक नहीं सकता है। पुलिस के अनुसार अज्ञात हमलावरों ने दुकान के अंदर धार हथियारों से हमला किया और फरार हो गए। परिवार ने इस किसी व्यक्तिगत दुश्मनी से इनकार किया। दिसंबर में एक अन्य राजनीतिक हत्या के बाद भी हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की कई घटनाएं सामने आईं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन घटनाओं पर चिंता जताई गई। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जात की भलाई सोचने वाले लोग हैं। मेरे प्यारे हु विल प्रोटेक्ट अस? जमीन से उठती आवाज। ढाका और मयनमन सिंह जैसे इलाकों में आई ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती है कि कई हिंदू परिवारों में डर का माहौल है। एक पिता ने अपनी छोटी बेटी के साथ मंदिर में पूजा करते हुए कहा, हम बांग्लादेश से प्यार करते हैं, लेकिन हमारे बच्चों की सुरक्षा कौन करेगा? 2001-2006 के दौरान बीएनपी जमात गठबंधन की सरकार के समय भी अल्पसंख्यकों पर हमलों की शिकायतें उठी थीं। देखिए, बांग्लादेश में कल जो जनरल इलेक्शंस हैं और उसके पहले जिस तरीके का माहौल तैयार किया गया वहाँ कुछ जिहादी पार्टियों के द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय है। सीरीज हिंदुओं की हत्या हुई है और वहाँ की सरकार ने तो गिरफ्तारियां की हर एक केस में, इसके लिए उनकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन ऐसी हत्याएं हो क्यों रही है? कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है साहब कि आप माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे। सरकार ने इससे पहले एक हिंदू को जिंदा जला दिया गया था, उसको मुआवजा देने की घोषणा की, लेकिन हमारी मांग है अविलंब गिरफ्तारी हो। और ये जो चुनाव को लेकर विषाक्त माहौल पैदा कर रहे लोग हैं या जो पार्टियां हैं, इन पर कार्रवाई हो। उसी दौर की यादें आज भी कई परिवारों को परेशान करती हैं। सर्वे क्या कहते हैं वो भी समझ लीजिए। कुछ एक्सपर्ट के अनुसार बीएनपी को बहुमत मिलने की संभावना जताई जा रही है। जमात इस्लामी को भी उल्लेखनीय सीटें मिल सकती हैं। 17 साल बाद लौटे नेताओं के लिए ये चुनाव वापसी की लड़ाई है। Voters, irrespective of gender, age or background, are encouraged to participate freely. Ballots are issued only after proper identification, and voting is conducted in secrecy in accordance with the prescribed rules. Any electoral dispute will be addressed strictly in accordance with established legal and constitutional procedures. Transparency remains a cornerstone of our election management. जी हाँ, मतदान के साथ ही संवैधानिक सुधारों पर भी जनमत संग्रह होना है। इसलिए इस बार वोट की असहमति दोगुनी है। हिंदू मतदाता किसे चुनेगा? बांग्लादेश में हिंदू आबादी करीब 8 से 10% मानी जा रही है। इतिहास गवाह है कि अल्पसंख्यक मतदाता अक्सर उस दल के साथ जाते हैं जिसे वे अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्प मानते हैं। আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম মহসিন মিঠু। আমি নিউ ইয়র্কে বসবাস করি। বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে থাকলেও সবসময় দেশের কথা ভাবি এবং দেশের অগ্রগতি কামনা করি। আগামী 12ই ফেব্রুয়ারির যে নির্বাচন বাংলাদেশের সামনে এসছে, এটি দেশের রাজনৈতিক ধারা বদলানোর এক ঐতিহাসিক সুযোগ আপনাদের সামনে এনে দিয়েছে। তাই এই বিষয়ে দু একটা কথা শেয়ার করার জন্য আপনাদের সামনে এলাম। সংসদ সদস্য পদে আপনারা সৎ এবং যোগ্য প্রার্থী দেখে ভোট দেবেন, সেটাই আপনাদের কাছে প্রত্যাশা করি। তবে একই সঙ্গে গণভোটে হ্যাঁতে ভোট দিয়ে
আপনারা দেশের রাজনৈতিক গতিপথ, রাজনীতির ধারা বদলে দিতে পারেন। হ্যাঁতে ভোট দিলে প্রতি 5 বছর পর পর দেশে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের নিশ্চয়তা পাবেন, যেটি গত 15 বছর বা 17 বছর ছিল না। হ্যাঁতে ভোট দিলে ন্যায় বিচারের নিশ্চয়তা পাবেন, যেখানে এমপি, মন্ত্রী বা রাষ্ট্রপ্রধানের কথায় বিচারের রায় হবে না, বিচারের রায় হবে আইন অনুযায়ী। হ্যাঁতে ভোট দিলে বাংলাদেশে বিদ্যমান যে পরিবারতন্ত্র বা রাজতন্ত্র বা জমিদার প্রথা আছে সেটি বিলুপ্ত হবে, যেখানে একই ব্যক্তি বছরের পর বছর সারা জীবন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে থাকতে পারবেন না, যেখানে চেয়ারম্যানের ছেলে চেয়ারম্যান বা এমপির ছেলে এমপি বা মন্ত্রীর ছেলে মন্ত্রী হওয়ার পরিবর্তে আপনি, আপনার ভাই বা আপনার বোন কিংবা আপনার সন্তান দেশ পরিচালনার স্বপ্ন দেখতে পারবে। তাই দেশের ক্ষমতা, জনগণের ক্ষমতা আপনার হাতে রাখার জন্য, নিজের হাতে রাখার জন্য হ্যাঁতে ভোট দিন। আপনার একটি হ্যাঁ ভোট বাংলাদেশকে নিয়ে যাবে বহুদূর। ধন্যবাদ। सवाल यही है, क्या वो स्थिरता और सुरक्षा के नाम पर सत्तारूढ़ धड़े के साथ रहेंगे या बदलाव की उम्मीद में विपक्ष को मौका देंगे? ये चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि विश्वास बनाम भय का भी है। चुनाव के बाद क्या होगा? अगर नतीजे कड़े आते हैं तो राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है। Elections are, any election is a very important moment in the history of a nation. And as it is important, as it is a very fragile and volatile, it is most important that this election will pursue in a peaceful and calm manner, so that all the voters would have an option to express their will, get to the polling stations safely, openly, in a fair mode, vote, cast their ballot, and then all the counting will be made fairly, and all the participants of the campaign will be satisfied with the results, with the level of trust and legitimacy of the results, which would be attained through the hard work of the election commissioners throughout the country, through the honest and fair campaigning by the participants of this political race, and with the trust of the voters, which will come to the polling stations and vote. We will make a statement in the morning, the day after the elections, so on Friday. We will be able to tell how the situation was on the polling stations, which we will visit tomorrow. We are planning an extensive program, starting with an opening of the voting at the polling stations, then observing different environments, different stations and different parts of the city and in the outskirts of Dhaka, and then closing of the stations, the countdown. We will try to monitor all this process, and then of course, albeit we are not omnipotent, we cannot be throughout this vast country, but we will try to make our fair judgment on the back of what we will see tomorrow. अगर एक तरफा जनादेश आता है तो नई सरकार पर सबसे बड़ा दबाव होगा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय भरोसे को कायम रखना। एक्सपर्ट का कहना है कि चुनाव के बाद असली परीक्षा शुरू होनी है। क्या नई सत्ता अल्पसंख्यकों को भरोसा दे पाएगी या फिर धूनी खेल की तरह आखिरी ओवर में खेल पलट जाएगा? बांग्लादेश का राष्ट्रपति उल्टा बयान देता है और नरेंद्र मोदी जी उसके साथ बैठे हुए हैं, चुप, एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। कहां गई 56 इंच की छाती? जब प्रधानमंत्री को कहना था, इंदिरा गांधी से एक बार किसी ने पूछा, डू यू लीन लेफ्ट और राइट? मतलब आप दाएं लीन करती हैं, बाएं लीन करती हैं? इंदिरा गांधी जी ने कहा, मैं हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री हूं, मैं ना दाएं लीन करती हूं ना बाएं लीन करती हूं, बीच में सीधी खड़ी रहती हूं। ये हमारे जो नए प्रधानमंत्री हैं, ये सीधा सामने मत्था टेक देते हैं।
बांग्लादेश का हिंदू आज केवल वोटर नहीं बल्कि लोकतंत्र की परीक्षा का पैमाना बन गया है। वोटिंग मशीन या बैलेट पेपर पर पड़ने वाली एक मोहर तय करेगी क्या अल्पसंख्यकों के साथ इंसाफ होगा, क्या डर का माहौल ख़त्म होगा और क्या बांग्लादेश अपनी बहुलतवादी पहचान को मजबूत कर पाएगा। तो सवाल वही है, बांग्लादेश का हिंदू किसे चुनेगा और चुनाव के बाद क्या वाकई बदलेगा कुछ, या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा। आप क्या सोचते हैं, लोकतंत्र की इस जंग में इंसाफ किसके साथ होगा? जो भी होगा 12 तारीख को वोट डलेंगे और जब निर्णय आएगा आपको द स्वतंत्र सबसे पहले दिखाएगा। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।